दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप सबका स्वागत है हिंदी की बिंदी चैनल पर। हिंदी भाषा, हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य से संबंधित तमाम तरह के तथ्यात्मक टॉपिकों की जानकारी हम इस चैनल के माध्यम से देते हैं। आइए आज नया टॉपिक कुछ सीखते हैं। विद्यार्थियों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप सबका स्वागत है हिंदी की बिंदी चैनल पर। आज की वीडियो हम बना रहे हैं कक्षा 8 के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक की विषय सारणी के बारे में चर्चा करते हुए उसके प्रथम पाठ को पढ़ाएंगे और उसके निर्धारित प्रश्नों का उत्तर देंगे, हल करेंगे। कक्षा 8 के पाठ्यक्रम में NCERT एवं राजस्थान, हरियाणा तथा अन्य राज्यों में यह पुस्तक लागू है, जिसका नाम है वसंत भाग 3। और इस पुस्तक में हिंदी विषय पाठ्य पुस्तक जो है, इसके तहत जितने भी पाठ लगाए गए हैं, हम पहले उसकी विषय सूची के ऊपर चर्चा कर लें। उसके बाद आज पहले पाठ ध्वनि, जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है, उसको से अर्थ से भाव पढ़ाएंगे, समझाएंगे और जो निर्धारित प्रश्न दे रखे हैं फिर उनके उत्तर भी आपको समझाएंगे। और इसी तरह से हम कक्षा दूसरी, तीसरी से लेकर के और कक्षा 12वीं, MA, BA इन सभी की हिंदी पाठ्य पुस्तकों के एक एक पाठ का यहाँ पर वाचन करेंगे, उनके अर्थ भावार्थ दोनों को समझाएंगे और वीडियो बनाएंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहले विषय सूची। कक्षा 8 के इस पाठ्यक्रम, हिंदी के पाठ्यक्रम में कुल 18 अध्याय हैं, 18 पाठ हैं, जिसमें पहला है ध्वनि, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एक कविता है। दूसरी एक कहानी है, लाख की चूड़ियाँ, कामतनाथ की। तीसरा व्यंग्य है, हरिशंकर परसाई का बस की यात्रा। चौथा दीवानों की हस्ती एक कविता है, भगवती चरण वर्मा की लिखी हुई। पांचवा चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, ये एक निबंध है अरविंद कुमार सिंह का। इसके अलावा बीच बीच में केवल पढ़ने के लिए है, अर्थात इनसे संबंधित प्रश्न ही पूछे जाएंगे। सिर्फ बच्चे, विद्यार्थी अपनी जानकारी को बढ़ा सकें और चीज़ों से, साहित्य से, भाषा से अत्यधिक जुड़ सके, उनको जान सके, इसलिए कुछ दे रखे हैं। ये चिट्ठियाँ कविता है पढ़ने के लिए रामदर्श मिश्र की। छठा है भगवान के डाकिए कविता है, रामधारी सिंह दिनकर की। सातवां है क्या निराश हुआ जाए, निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आठवां है ये सबसे कठिन समय नहीं, कविता है जया जादवानी की। और उसके बाद पहाड़ से ऊंचा आदमी, ये जीवनी है सुभाष गाताड़े की, ये भी केवल पढ़ने के लिए है। नवा है कबीर की साखियाँ, ये कबीर के द्वारा लिखी गई हैं। 10वां है कामचोर, ये कहानी है इस्मत चुगताई के द्वारा लिखी गई। और 11वां है जब सिनेमा ने बोलना सीखा, प्रदीप तिवारी का लिखा हुआ। कंप्यूटर गाएगा गीत आलेख है केवल पढ़ने के लिए, ऋत्विक घटक के द्वारा लिखा गया है। 12वां पाठ है सुदामा चरित, ये कविता है नरोत्तम दास द्वारा लिखी गई है। और 13वां है जहाँ पहिया है, रिपोर्टाज है, P साईनाथ द्वारा लिखा गया है, अनुवादित है ये। पिता के बाद कविता पढ़ने के लिए है, मुक्ता द्वारा लिखी गई है। अकबरी लोटा कहानी है, अन्नपूर्णानंद वर्मा की। सूर के पद कविता है, सूरदास द्वारा लिखी गई। पानी की कहानी निबंध है, रामचंद्र तिवारी द्वारा लिखा गया। हम पृथ्वी की संतान आलेख केवल पढ़ने के लिए है, प्रभु नारायण द्वारा लिखा गया है। बाज और सांप, ये एक कहानी है, निर्मल वर्मा द्वारा लिखी गई। टोपी कहानी है, संजय द्वारा लिखी गई। ये आपके कुल 8 पाठ हैं, अंत में शब्दकोश दे रखा है। तो हम बात करते हैं पहले पाठ की, जिसका नाम है ध्वनि। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखा गया है ये पाठ। ध्वनि से तात्पर्य ये है कि कोई आवाज़ आपको सुनाई दे रही है, स्वयं महसूस कर रहा है, व्यक्ति भी या कोई दूसरा व्यक्ति भी। एक आवाज़ जो आप अपने आप सुन रहे हैं और अपने आप से कह रहे हैं, तो क्या महसूस होता है उसके अंदर। यहाँ पर हम पूरा पाठ पढ़ते हैं, उसके बाद उसका अर्थ और भावार्थ दोनों समझाते हैं। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है, मेरे वन में
मृदुल वसंत अभी न होगा मेरा अंत। यहाँ पर एक तरह से कवि अर्थात कवि के रूप में एक पुष्प, एक वृक्ष, एक पौधा, एक जीवन की चर्चा है। कवि कह रहा है कि अभी मेरा अंत नहीं होगा, अभी अभी ही तो मेरे जीवन में, मेरे जीवन के वन में मृदुल वसंत, कोमल वसंत आया है, अर्थात नई चीजें आई है, नया बहार आया है, नई कोपलें प्रस्फुटित होने लगे हैं, तो अभी मेरे जीवन का अंत नहीं हो सकता। एक पौधा या एक पुष्प, एक हरियाली, आप जानते हैं वसंत ऋतु में पुष्प खूब पल्लवित होते हैं, खूब पुष्पित होते हैं, हरे होते हैं, धीरे धीरे नई कोपलें प्रस्फुटित होने लगती हैं। तो ऐसे समय में वो कह रहा है, और ठीक वसंत से थोड़ा सा पहले पतझड़ होता है तो सब झड़ जाता है, लेकिन जैसे ही बसंत आता है तो कोमल प्रस्फुटित पत्तियाँ, नए पुष्प, नई कलियाँ अंकुरित होने लगती हैं। तो कवि कह रहा है कि अभी न होगा मेरा अंत, कि एक पुष्प का, एक वृक्ष का अभी अंत नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी ही तो मेरे जीवन में या मेरे वन में मृदुल वसंत आया है, अर्थात जगने की उम्मीद आई है, नव यौवन, नव जीवन की कल्पना उगी है। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। हरे हरे ये पात, पात यानी कि पत्ते, मेरे चारों तरफ हरे हरे छोटे छोटे पत्ते अंकुरित हो रहे हैं, उनमें से डालियां निकल रही हैं, छोटी छोटी कलियां खिल रही हैं, प्रस्फुटित हो रही हैं, और कोमल, बहुत ही नाजुक, गात यानी कि शरीर, तना, जो उसका पौधे का, पेड़ का जो शरीर है वो बहुत ही कोमल है, क्योंकि प्रस्फुटित होने वाली नई कोपल, नई डालियां बहुत ही कोमल होती हैं, नाजुक होती हैं। आपने देखी होंगी वृक्ष के ऊपर कितनी सुंदर लगती हैं, और उसको थोड़ा सा हिलाओ टूट भी सकती हैं, ज़्यादा वजन नहीं झेलेंगी नई पत्तियां। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। हाँ, प्रत्युष यानी कि प्रातः काल, मनोहर यानी मन को हरने वाला, निद्रित यानी कि जो नींद में सोए हुए हैं उनको, कलियों को, हाँ, स्वप्न मृदुल कर, मृदुल यानी कि कोमल, कर माने हाथ, तो मैं स्वप्न भरे कोमल कोमल हाथों को, उन अलसाई जो अभी नींद में हैं उन कलियों को, उन पुष्पों पर अपने हाथ फेरते हुए कवि कह रहा है कि मैं उन कलियों को प्रभात के आने का संदेश देना चाहता हूँ। प्रभात यानी कि सुबह के समय का, सुबह यानी कि ऊर्जा का, एक विचार का, प्रेरणा का, जागने का, और मैं उन्हें सोए हुए को जगाना चाहता हूँ, नींद से जगाना चाहता हूँ, और खुशी खुशी मन के अंदर अपने जीवन के अमृत से उन्हें सींच कर, अर्थात जीवन में सकारात्मकता का संचार करके उन्हें हरा भरा करना चाहता हूँ, खुश रखना चाहता हूँ, हरित, पूरी जीवन शैली में हरितिमा छा जाए, हरियाली हो। तो ऐसी कल्पना कवि की है। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा। कवि कह रहा है कि प्रत्येक पुष्प से मैं तंद्रालस यानी कि जो सोने की नींद से आलस अलसाए हुए हैं, उनसे मैं एक तरह से नींद खींच लूंगा, वो नींद भगा दूंगा, और अपने नव जीवन का अमृत सहर सींच दूंगा, और मैं जीवन में आने वाली नई चीज़ों का जो अमृत है वो उनके अंदर भरने की कोशिश कर दूंगा। ये कल्पना उसकी है। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, हैं मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। और मैं उनको दिखाऊंगा कि अभी देखिए अंत नहीं होने वाला है, और अनंत द्वार हैं जहां पर आप चल सकते हैं, खिल सकते हैं, बढ़ सकते हैं, तो अभी मेरा अंत नहीं होगा। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखी गई ध्वनि कविता का अर्थ है। भावार्थ इसमें ये हो सकता है, अनेक हो सकते हैं, कि कवि एक मनुष्य को, एक व्यक्ति को जो किसी भी रूप से हार मान चुका है, जिसके मन में डर बैठ गया है, जो हताश हो गया है, निराश हो गया है कि अब जीवन में कुछ नहीं हो सकता, तो उसको प्रेरणात्मक रूप से कवि कहना चाहता है कभी उसका अंत नहीं हुआ है, यह तो जीवन की शुरुआत है, अभी तो जीवन में मृदुल कोमल वसंत, नई प्रक्रियाएं, नए समाधान निकलेंगे, नए रास्ते खोजने पड़ेंगे, तो अभी अंत नहीं हो सकता। आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, तो अभी तो क्या है, डालियाँ कलियाँ कोमल, ये शरीर जो बहुत गात कोमल है, ये जो तन है ये बहुत नाजुक है, इसके सामने बाधाएं आती हैं, लेकिन व्यक्ति चाहेगा, दृढ़ संकल्प करेगा तो वह उनको पार कर सकता है। तो
और ऐसी प्रेरणा आपको देने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको प्रातःकाल मनोहारी इस जीवन के सुखद आनंद में आपको जगाएंगे, नींद से भागने के लिए, नींद को त्यागने के लिए प्रेरित करेंगे। तो इसलिए एक तरह से कवि यहाँ पर मनुष्य को भी प्रेरणा दे रहा है। अब हम बात करते हैं कविता के प्रश्नों की। कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है क्योंकि अभी तो जीवन में, उसके जीवन रूपी वन में, वृक्ष रूपी पुष्प, पुष्पित रूपी पौधे में जीवन का संचार हुआ है। अर्थात पतझड़ के बाद वसंत का ये मौसम है, दुख के बाद सुख का ये काल है। तो अभी उसका अंत नहीं हो सकता, क्योंकि अभी तो वो जो कोमल पत्तियां, पुष्प, कलियां, टहनियां अभी प्रस्फुटित होंगी और आगे विकास करेंगी, आगे बढ़ेगा। तो ऐसी आशावादी सोच के कारण उसको विश्वास है कि उसके जीवन का अंत अभी नहीं हो सकता। फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है? कवि कहता है कि वो अपने जीवन का जो अमृत संचित किया हुआ है, अर्थात उसने अपने जीवन में जो खुशियां संचित की हैं, वो खुशी खुशी उस जीवन रूपी खुशियों को, अमृत को, जिसके कारण कि वो अनंत तक बिल्कुल जीवित रहें, उनको वो उन्हें देने के लिए तैयार है, ताकि वे पुष्प, वे फूल अनंत तक विकास कर सकें, वे मुरझाएं नहीं, वे हार नहीं माने, वे अपने आप को निराश न महसूस करें। तो ये प्रयास कवि करता है। दूसरा प्रयास कवि करता है कि इन सभी कलियों पर, इन कोमल टहनियों पर, इन डालियों पर वो अपने विश्वास के, साहस के और कोमल हाथों को फेरकर उन्हें जगाना चाहता है, जगाने का प्रयास करना चाहता है, ताकि वो आगे बढ़ सकें। अगला प्रश्न, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस से दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? कवि पुष्पों और कलियों की, या पुष्पों की तंद्रा यानी कि उनका आलस्य, उनको नींद से जगाने के लिए यह करना चाहता है कि अपने कोमल हाथों को उन पर फेरना चाहता है, उन्हें एहसास दिलाना चाहता है कि आप जागिए। और दूसरी बात, वो अपने जीवन में संचित अमृत को भर करके उनको हरा भरा करना चाहता है, अर्थात वो जो मुरझा रहे हैं उनको फिर से जगाना चाहता है। तो ये जो कविता में प्रश्न है, इनके उत्तर हैं। कविता से आगे के जो प्रश्न हैं उन्हें आप हल करने की कोशिश कीजिए विद्यार्थियों। क्यों? क्योंकि आप कुछ चीज़ समझे हैं, हो सकता है पूर्णतः नहीं समझे हो। आप हमें बताएं वीडियो के माध्यम से, कमेंट्स के माध्यम से, हम उन चीज़ों को और स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। वसंत ऋतु को ऋतुराज क्यों कहा जाता है, ये आप पढ़ें, समझें। ऋतुएं कितनी होती हैं ये भी आप समझें। ऋतुएं 6 होती हैं। वसंत ऋतु ऋतुराज इसलिए भी है कि सब ऋतुओं में वसंत ऋतु ऐसी ऋतु है जिसमें न कि मनुष्य बल्कि पूरी प्रकृति इतनी हरी भरी, इतनी खिल जाती है, आनंदित हो जाती है कि हर कोई उसको निहारना चाहता है, और वह चारों तरफ पुष्पित, पल्लवित, हरित क्रांति से इतनी लबरेज हो जाती है कि उसका आनंद हर कोई लेना चाहता है। उस समय बयार चलती है, हवा चलती है, या पक्षियों की चहचहाट होती है, या जीवन में, समाज में व्यक्ति जब कार्य करते हैं तो इन सभी का समन्वय, इन सभी का साथ एक ऐसा आभास देता है जैसे कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पल और समय यही है, यही ऋतु है। इसलिए वसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। वसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों, ये आप लिख सकते हैं कौन कौन से त्योहार होते हैं। ऋतु वर्णन पर गहरा प्रभाव पड़ता है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। कविता की निम्न पंक्तियां पढ़कर बताइए किसमें ऋतु का वर्णन है। फिर स्वप्न भरे कोमल हाथों को क्या क्या देना चाहता है कवि अपनी कविता में, कल्पनाशील इसकी। भाषा की बात, देखिए भाषा की बात में इसके अंदर कुछ अलंकारों की बात कर रखी है, विशेषण की बात कर रखी है। तो अलंकार और विशेषण, इन दोनों के लिए हमने अलग से अपने चैनल पर वीडियो बना रखी है, आप विजिट करें और उसको देखें और बेहतर तरीके से समझें। कुछ शब्दार्थ इसमें दे रखे हैं, इनको भी आप पढ़ें। तो विद्यार्थियों, ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। यदि अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और कक्षा 8 की हिंदी पुस्तक को हम पूर्ण करेंगे लगातार वीडियो बना करके।
आप आगे भी पढ़ें, लगातार हमारे साथ जुड़े रहें। हम नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी लेकर आएंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।